हेलो एवरीवन, फॉर 6th एंड 7th जुलाई कुछ करीब 7 से 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर हम लोग इस प्रोसीड करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो काइंडली share this video, kindly like this video and kindly subscribe to this channel. Thank you. Now, the first news is One Health Priority Research Agenda on the Antimicrobial Resistance. So क्या है ये Food and Agriculture Organization, United Nations Environment Program, World Health Organization और World Organization for Family Health इन सब ने मिलके एक लॉन्च किया वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट ले आउट किया है। सो क्या होता है, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट चेंजेस ओवर टाइम। समय के साथ ये लोग अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन, इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेड, इलनेस एंड डेथ। मतलब ये विद टाइम अपने आप को ऐसे इवॉल्व कर लेते हैं, जो इन डिसीज को या इन पैथोजेंस को मारने के लिए जो दवाई बनाई गई है वो सारे दवाई अब इन पे काम नहीं करता है और ये उनसे रेजिस्टिव हो गए, राइट? सो एंटी माइक्रोबियल्स क्या है? तो एंटी माइक्रोबियल्स आर एजेंट यूज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज। जो इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट करने के लिए या उन्हें मारने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इन ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में उनको एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। अब इनके एंटी माइक्रोबियल्स के टाइप क्या क्या है? तो एंटीबायोटिक्स भी है, एंटी फंगीसाइड्स होते हैं जो फंगी को मारते हैं, बायोटिक्स मतलब जो बायोटिक एजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए खतरा है उनके अगेंस्ट में जो काम करते हैं, एंटीवायरल जो वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, पैरासाइटिसाइड्स मतलब जो पैरासाइट्स को मारते हो, डिसइंफेक्टेंट्स जो जर्म्स को मारते हो, एंटीसेप्टिक जो सेप्टिक होने से प्रोटेक्ट करता हो, and other pharmaceuticals and natural products may also have microbial properties. ठीक है? Now what is One Health approach? Now One Health approach क्या है कि मतलब हमारी जो इकोसिस्टम में है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम से रिलेटेड है। किसी एक एनिमल को कोई डिसीज होने से समहाउ वो हमें भी इम्पैक्ट करता है। तो दैट इज वाई वन हेल्थ अप्रोच, मतलब हर एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म का ख्याल रखना, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना इज अ वन हेल्थ अप्रोच. So One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health of people, animal and ecosystem. Right? So One Health क्या बोल रही है कि आगे कि recognize that health of human, domestic and wild animal, plant and wider environment, including ecosystems, are closely linked. सब एक दूसरे से linked है और interdependent है in terms of health. Consequently, addressing global health issues requires a multi-sectoral, multidisciplinary response to antimicrobial resistance at One Health interface. मतलब इतना ये interdependent होने के कारण सिर्फ एक one directional approach से काम नहीं चलेगा, एक multi-sectoral, multidiscipline approach की जरूरत है. Now objective क्या है? What is the objective of One Health approach? Improves our understanding of transmission of एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका जो ट्रांसमिशन है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ड्राइवर्स एंड इम्पैक्ट, उसको कौन पुश कर रहा है, किस कारण से, कौन से किसी फोर्स है जिसके कारण से वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो जा रहा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स है। टू स्ट्रेंथन द एविडेंस बेस ऑफ फॉर इंटरवेंशन, मतलब उसको स्टडी, इतना ज्यादा स्टडी करो ताकि जो फ्यूचर हम लोग उसके ऊपर कोई इंटरवेंशन करें या कोई काम करें तो उसके लिए हमारे पास एविडेंस हो। टू एडवोकेट फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस मिटिगेशन एंड इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी इसकी जरूरत है। नाउ नीड ऑफ वन हेल्थ अप्रोच ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब क्यों इसकी जरूरत है? हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लोबल थ्रेट रिकॉग्नाइज किया गया एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट जर्म्स को, और इट इज अ थ्रेट टू अचीवमेंट ऑफ द एसडीजीज। जो एसडीजीज हमारे हैं उनको हम अचीव करने के लिए, प्रॉवर्टी फ्री, हंगर फ्री, हेल्दी एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इन सब चीजों को अचीव करने के लिए जो थ्रेट है वो हो गया एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इज वन ऑफ द थ्रेट इन द ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड। रेजिस्टेंस टू एंटीमाइक्रोबियल्स में स्प्रेड एंड सर्कुलेट अमंग ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट, नेसेसिटेटिंग अ वन हेल्थ अप्रोच। मतलब इतना हम लोग इंटरकनेक्टेड है इकोसिस्टम में, ये वर्ल्ड में, कि कहीं पे भी एक डिसीज होता है तो उसका ट्रांसफर स्प्रेड बहुत जल्दी हो सकता है। सो इन दैट सेंस वन हेल्थ अप्रोच इज वेरी मच रिक्वायर्ड. Now, the priority research agenda identifies research areas at the interface between the sectors and the most relevant low and middle class income countries. इन income countries में ये threat बहुत ज़्यादा है, low और mid income countries में, and इसीलिए इसके लिए research और इसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है, right? So we are coming on to the next news, that is 23rd Shanghai Cooperation Organization. इसकी मीटिंग हुई थी. India chaired the SCO head of State Council meeting via video conference. Now SCO क्या है? Founded in June 2001 में बना था, बिल्ट ऑन दी संघाई 5, मतलब पहले जब 2001 में बना था तो सिर्फ 5 कंट्रीज जिसके मेंबर्स थे, जो थे रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। वो क्यों आए थे कि पोस्ट सोवियत 1996 सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये क्या हुए थे, ये मिलके आए थे ताकि रीजनल सिक्योरिटी, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स एंड टेररिज्म के लिए। अभी प्रेजेंटली मेंबर्स कौन कौन है एससीओ के? इंडिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान
पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये सारे जितने भी तान वाले हैं, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इनका लोकेशन थोड़ा देख लेना जरूरी होता है, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है इनका, ये एक जैसे ही सारे के नाम है, राइट। तो इंडिया ने 2005 में क्या किया था, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था, और फुल मेंबर इंडिया कब बना, 2017 में। ऑब्जर्वर स्टेटस प्रेजेंटली किस किस के पास है, अफगानिस्तान के पास, बेलारूस के पास और मंगोलिया के पास। एससीओ के डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन है, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। इसकी सेक्रेटरीट या ऑफिस कहाँ पे है, बीजिंग में। इसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ। एससीओ को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है 2005 से, राइट। सो मेन गोल्स क्या है एससीओ के, strengthening mutual confidence and good neighborly relationship, promoting effective cooperation in politics, culture, technology, tourism, transportation, environment, making joint effort to maintain and ensure peace। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं कि जो इंडिया में जो समिट हुई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। तो पहला काम हुआ, इंडक्ट ईरान एज द 9th एंड लेटेस्ट मेंबर। ईरान को इसमें लेटेस्ट मेंबर के नाम के तौर पर उसको इंक्लूड कर लिया गया। अदर एग्रीमेंट क्या क्या हुए, जो दिल्ली डिक्लेरेशन, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ उसको नाम दिया गया द दिल्ली डिक्लेरेशन। तो आउटलाइनिंग द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एससीओ कंट्रीज। उसमें क्या क्या लिखा था कि उन्होंने आउटलाइन किया कि कोऑपरेशन होना चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई का यूज, नेशनल करेंसी का डेवलपमेंट, मतलब एक दूसरे के बीच में यूजिंग देयर नेशनल करेंसी जो ट्रेड हो, और सर्कमवेंट इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड पेमेंट, डॉलर के थ्रू जो पेमेंट्स हैं उसको मतलब सर्कमवेंट करके या उसको एक साइड में रखते हुए एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करना। और क्या क्या हुआ इसमें, सो इसने बताया कि सैंक्शंस जो रशिया पे हैं या ईरान है, यूएस, वो मतलब उसको क्रिटिसाइज किया, एंड नॉन यूएन सैंक्शंस आर इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ व्हिच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। बोल रहे कि जो सैंक्शंस हैं, जो नॉन यूएन सैंक्शंस है, कोई कंट्री बेस्ड सैंक्शंस है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसको क्रिटिसाइज किया गया। डिफेंस रिटेलिएट किया गया कि एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय सर्टेन कंट्रीज हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जो कंट्रीज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के लिए दौड़ रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, वो एक थ्रेट है। प्लस आउटर स्पेस के में भी वेपनाइजेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया और बोला कि नहीं करना है अपने को। सो दैट इज कंप्लायंस विद द कन्वेंशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स and the destruction as an effective instrument of disarmament of non-proliferation। Lastly, declare किया उन्होंने 2024 को as a SCO year of environment। कुछ जो ऐसे मतलब important ऐसे न्यूज है, वो है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन मेंबर विल सीक टू डेवलप कॉमन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोच टू फॉर्म अ यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट। ये एक यूनिफाइड, इनके सारे कंट्रीज अपने अपने तौर से जो लिस्ट ऑफ टेररिस्ट को देंगे, जो एक यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट होगा जो एससीओ कंट्रीज के। दे अपोज द मिलिटराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम, जो है लेप्टोस्पिरोसिस। यहाँ पे न्यूज क्या है, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून पीरियड द आउटब्रेक ऑफ लेप्टोस्पिरोसिस हैज बिकम कंसर्न। मतलब बारिश के मौसम आने से इस बीमारी का ज्यादा स्पीड में होना ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। लेप्टोस्पिरोसिस क्या है, इन्फेक्शियस जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज मतलब जो थ्रू एनिमल से ट्रांसफर होकर ह्यूमन को आ सकता है। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया known as Leptospira interrogans or Leptospira. It affects around 1.03 million people every year, killing around 60,000। मतलब 1.03 यानी 10,03,000 लोगों को हर साल अफेक्ट करता है, जिसमें से 60,000 लोग मर जाते हैं। Which people are at risk? इसमें रिस्क किनको है? मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप एट रिस्क इंक्लूड्स जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जो कीचड़ पानी में काम करते हैं, पेट शॉप जो एनिमल के शॉप्स में काम करते हैं, वर्कर्स जो वेटनरियंस हैं, जो एनिमल रिलेटेड डॉक्टर्स हैं, सीवेज वर्कर्स जो सीवेज में काम करते हैं, एबेटोर्स सेम चीज, मीट हैंडलर्स जो मीट रिलेटेड काम करते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स जो इधर उधर के एनवायरमेंट में काम करना पड़ता है, एंड सर्वाइवल ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। अ पर्सन इज मोर लाइकली टू कॉन्टैक्ट लेप्टोस्पिरोसिस इफ दे हैव कट एंड एब्रेशन ऑन देयर स्किन। तो बॉडी पे अगर कहीं पे कट हो, छिला हुआ हो, उन लोगों को ये बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है। Recreational activities in the contaminated lakes and rivers also increase the risk of leptospirosis। मतलब जो गंदे नाले हो, कीचड़ हो, कोई नदी हो, वहाँ पे जो लोग ऐसे खेल कूद के लिए, मस्ती के लिए जाते हैं, उनको भी इस बीमारी का रिस्क होता है। Now cause of disease, कैरियर, कौन कौन इस डिसीज को या पैथोजन को कैरी करता है? वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक पिग कैरी करता है, कैटल कैरी करता है, वाटर बफेलोज, गोट, डॉग, हॉर्स, शिप, ये सब। ये का ज्यादा रिस्क होता है इसके होने का। इट फैसिलिटेट द डिसीज इंसिडेंस ट्रांसमिशन मॉनसून में। ह्यूमिड एनवायरमेंट मतलब ज्यादा बारिश वाली गीला एनवायरमेंट जब रहे तो वो हेल्प करता है पैथोजेनिक लेप्टोस्पिरा को सर्वाइव के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव करने का। एक्सट्रीम वेदर इवेंट में भी ये हो सकता है, फ्लड हुआ, हरिकेन हुआ, कंटामिनेटेड वाटर लोगों को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे सब चीज अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से भी होता है। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, हाई डेंसिटी ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, faulty drainage system, unhygienic sanitation, etc. ये सब कारण से ये डिसीज होता है। Now transmission begins with the shedding of leptospira usually in the urine of infected animals। जो infected animal के यूरिन में इसको पाया जाता है और वहां से ये स्प्रेड होता है और ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को थ्रू कट, स्किन के थ्रू, म्यूकस हो गया, थ्रू कट के थ्रू
ये, और या फिर कंटामिनेटेड वाटर से, इन सब चीज़ों से ह्यूमन को ये ट्रांसमिशन होता है। तो प्रिवेंशन क्या है? इंक्रीज अवेयरनेस, आपको हेल्दी रहना है, चीज़ों को इन्वॉल्व, अपने आसपास में सफाई रखनी है, एनिमल्स जो है वो मतलब जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे कंपेरेटिवली दूर रहना है, सैनिटरी एनिमल कीपिंग, एनिमल्स जो आप रख रहे हो डोमेस्टिक उसको उसकी क्लीन उनके हाइजीन को ख्याल रखना है, अवॉइड वॉकिंग थ्रू स्टैग्नेंट वाटर, ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, अगर कट है छिला हुआ है उनको साफ सफाई रखना, उसको ड्रेसिंग करना, वॉशिंग ऑफ आर्म्स लेग्स, एंटीसेप्टिक लिक्विड आफ्टर हैंडलिंग एनिमल वेस्ट एंड वॉकिंग इन वाटर, गंदे पानी में काम करने के बाद या आप अगर एनिमल को छू रहे हो तो हाथ को धोना, ये सब चीज हो गई प्रिवेंशन। एंड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव इस मामले में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्टोस्पिरोसिस एज अ न्यू इनिशिएटिव अंडर 11 5-year प्लान। 11 5-year प्लान में न्यू इनिशिएटिव के अंदर इस डिसीज को फोकस एरिया में रखा गया था। अब इसके अच्छे से इसका पे काम हो जाने के कारण से लेप्टोस्पिरोसिस को फिर से 12 5-year प्लान में इंक्लूड किया गया। एंडेमिक स्टेट्स में, मतलब जहाँ पे रीजन में, जिस स्टेट्स में ये ज्यादा पाया जाता है, लाइक गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनमें 12 5-year प्लान के तहत भी रखा गया था। नाउ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनसीडीसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट मॉर्बिडिटी, डेथ, मोर्टेलिटी लेप्टोस्पिरोसिस से ह्यूमन में रोकने के लिए, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फर्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट। इसको मतलब ज्यादा नहीं जानना है, कंपेरेटिवली स्मॉल। एक तो गिफ्ट निफ्टी है, ये क्या है कि जो सिंगापुर का जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया में गिफ्ट सिटी जो गुजरात है वहां से आके काम करेगी, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है या इंडिया का रेपुटेशन एज ए फाइनेंशियल सेंटर है वो सब बढ़ेगा। इस हिसाब से ये न्यूज इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आ जाता है द ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च अ स्टेट फॉरेस्ट राइट स्कीम टू स्ट्रेंथन द फॉरेस्ट राइट अमंग ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके पैरेलल में इन्होंने भी एक राइट बनाया जहाँ पे वो जो लैंड्स हैं उसकी डिजिटलाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स को सारे मेंटेनेंस ये सब करके जिसको भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू जिसको जो मिलना है उसके ऊपर ये लोग काम करेंगे, राइट। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज प्लेसेस इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज। तो सूडान कैपिटल खार्टून, हेवी क्यों न्यूज में? हेवी फाइटिंग रेज अक्रॉस खार्टून एरिया में जो है कैपिटल में सूडान में हेवी फाइटिंग चल रही है। सिचुएटेड कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। इसके बॉर्डर कंट्रीज कौन से हैं? ईस्ट इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, इथियोपिया एंड इरिट्रिया। साउथ सुडान वाज बाइफर्केटेड फ्रॉम इट इन 2011। मतलब 2011 में सूडान से साउथ सुडान को अलग किया गया। सूडान शेयर इट्स मैरीटाइम बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया एंड रेड सी। यहाँ पे उसके मैरीटाइम बॉर्डर्स इनके साथ शेयर करते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सा है? डेरिबा कैल्डेरा। मेजर रिवर क्या है? नाइल रिवर। व्हाइट नीबल और ब्लू नाइल जो है वो कहाँ मिलता है? खार्टून में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खार्टून के। मेजर लेक्स क्या क्या इस कंट्री में मिलता है? कुंदी, अबियाद एंड तुर्दत एल रहाद। ये 3 लेक इंपॉर्टेंट जो इस कंट्री में मिलती है। एक और कंट्री होगी इजराइल, कैपिटल जेरूसलम। न्यूज क्या है? इजरायली फोर्स हिट द सिटी ऑन जेनिन सिटी इन वेस्ट बैंक विद ड्रोन स्ट्राइक। वेस्ट बैंक क्या है? ये हो गया पैलेस्टीनियन का एरिया। इट शेयर बॉर्डर्स विद जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इजिप्ट। इतने कंट्रीज के साथ में ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे? नेगेव डेजर्ट इन द साउथ में है। लोएस्ट पॉइंट क्या है? द डेड सी, ऑल्सो नोन एज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। यहाँ पे सॉल्टी, यहाँ पे इतना सॉल्ट है, मैं आपने देखा होगा पिक्चर्स भी, जो फ्लोटिंग मतलब जो भी इसमें जाता है वो डूबता नहीं है, वो फ्लोट करने लगता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट हेरमोन, मेजर रिवर जॉर्डन। So coming on to the next news, rehabilitation of trafficking victims. Now the center has approved a scheme to assist border states and UTs to build infrastructure for rehabilitation of trafficking victims. Trafficking victims मतलब क्या हो गया कि जो भी let's say आपको किसी बच्चे को कोई ग्रुप ने कहीं से उठा के कहीं और ले जाकर उसको बेच दिया, या कोई बच्चे को उठाकर बेगिंग की जॉब में लगा दिया, किसी का बच्चा चोरी कर लिया, किसी को मैनिपुलेट करके पैसे के लोभ देकर कोई दूसरा काम के लिए बोलकर एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाकर उसको किसी और कंट्री में भेज दिया, ये सब जो है वो हो गया ट्रैफिकिंग ऑफ विक्टिम्स। सो सेंटर ने ये अप्रूव किया है। अब एनसीआरबी की डाटा बता रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो डेटा कलेक्ट करती है, उसके हिसाब से क्या है 6213 विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग वे रेस्क्यूड इन 2021 में। रेस्क्यू किया गया इतने विक्टिम्स को, जिसमें से 3912 वे फीमेल, मैक्सिमम वेर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड दिल्ली। अब लॉ क्या क्या है इंडिया में जो एंटी ट्रैफिकिंग को गवर्न करते हैं? फर्स्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, juvenile justice, transplantation of human organ and tissue system, protection of child from sexual offences. फिर India has set up anti-human trafficking unit since 2007, criminal law amendment act. तो इन सब लॉज या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू इंडिया में एंटी ट्रैफिकिंग
क्राइम्स को रोकने की प्रोविजंस है, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज फुकुशिमा डिजास्टर। न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA, जिसको न्यूक्लियर वॉचडॉग बोलते हैं, जो क्या हैज approved plan by Japan to release wastewater from the tsunami wrecked Fukushima nuclear plant into the sea. IAEA ने अलाउ कर दिया जापान को कि वहां से पानी को आप ओशन में रिलीज कर सकते हो। नाउ अबाउट फुकुशिमा डिजास्टर क्या है, 2011 में सुनामी आया था 9 रिक्टर स्केल का, जिसने 3 रिएक्टर्स ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय किया था। सो वर्ल्ड्स वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर सिंस चेर्नोबिल के बारे में भी हम देखेंगे। इम्पैक्ट क्या था कि लोगों को डिजास्टर हुआ था, डेवास्टेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान, अराउंड 1,50,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड, एक्सक्लूजन जोन, डीकमीशनिंग ऑफ द प्लांट हैज बीन स्टार्टेड, बट प्रोसेस कुड टेक डिकेड्स। अब वो जो प्लांट बन गया था, बट उसका जो डिस्ट्रक्शन होने के बाद उसको अभी डीकमीशन किया जा रहा है, बट अभी इसमें टाइम लगेगा। अब न्यूज ये इशू क्या है कि न्यूक्लियर वेस्ट वाटर इशू, द फुकुशिमा फैसिलिटी इज रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर वाटर व्हिच वाज यूज्ड टू कूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल करने के लिए जो वाटर की यूज होती थी, उसको अब रखने के लिए वहां पे स्पेस नहीं है। तो वो क्या करना है, वो उन वाटर्स को डिस्टिल करके वो चाह रहे हैं कि उसको वो ओशन में रिलीज कर ले, जो मैटर ऑफ कंसर्न था, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी आप एनवायरमेंट छोड़ते हो तो देयर इज अ रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रेजेंस होना, इसीलिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न। चेर्नोबिल एक्सीडेंट क्या था, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर मतलब एक्सीडेंट कहा जा सकता है, जब अप्रैल 26 1986 को न्यूक्लियर रिएक्टर चेर्नोबिल के फट गए थे बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया गया, जहाँ पे यूरेनियम फ्यूल इतना हीट हो गया कि उसने प्रोटेक्टिव बैरियर्स को ही क्रॉस कर लिया या उसको मेल्ट कर दिया, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ट्रेड सर्विस फॉर डेवलपमेंट। ये क्या है कि WTO और वर्ल्ड बैंक के मिलकर एक रिपोर्ट बनाई कि जहाँ पे वो इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं कि ट्रेड रिलेटेड जो हमारे टॉक्स चल रहे हैं WTA का, उसका इंपॉर्टेंस क्या है या उसमें डिले होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सर्विस सेक्टर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग देखेंगे, और इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या सिचुएशन है वो देखेंगे। सिनेरियो इन इंडिया, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की के जॉब्स जो हैं वो एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ टोटल सर्विस सेक्टर जॉब। मतलब एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विस में जो भी जॉब्स हैं उसके 10% जॉब्स जो इंडिया और साउथ अफ्रीका या तुर्की में, वो 10% जॉब वहां से आता है। इंडिया ने अपना शेयर ग्लोबल कॉमर्स सर्विस, जो कमर्शियल सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में डबल किया है 4.4% 2022 में फ्रॉम 2% इन 2005 में। डेवलपिंग इकोनॉमीज इंप्रेसिव ट्रेड परफॉर्मेंस अंडर द एक्सपेंडेड मेजर्स ऑफ ट्रेड सर्विस इज लार्जली 4 इकोनॉमी जो इसमें सबसे ज्यादा लीड कर रही है वो कौन सी है, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एंड इंडिया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कौन लीड कर रही है, इंडिया और फिलीपींस। 1990 से जो हमारा लिबरलाइजेशन हुआ, जो प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के लिए जो काम हुआ, उस कारण से ये काफी बेनिफिट हुआ है। मेडिकल टूरिज्म सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल ट्रैवल एंड होस्टेड 3.5 मिलियन फॉरेन पेशेंट्स। यूनाइटेड किंगडम, यूके, यहाँ सब से भी लोग आते हैं इंडिया में फॉर इन सर्च ऑफ लेस कॉस्टली हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट। डिजिटल सर्विस ट्रेड, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट जो फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे उन्होंने थ्रू डिजिटलाइजेशन इंडियन एजुकेशन सेक्टर और हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कनेक्ट किया गया थ्रू अफ्रीका यूनियन के हेल्प से, जहाँ पे एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, रिसोर्स का यूज किया था। रीजंस फॉर इंडियाज ग्रोथ सेक्टर, वही 1990s का पॉलिसी चेंज, ग्रेटर ओपननेस टू FDI को अलाउ करना सर्विस सेक्टर में, एक्सेस फॉर द रिलायबल एंड मोर डाइवर्स बिजनेस सर्विसेज, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज सर्विस सेक्टर, क्या है, टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सर्विस सेक्टर प्रोड्यूसेस सर्विसेज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। ये सब जो भी है वो सारे सर्विस टर्शियरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विस, कम्युनिटी, सोशल, पर्सनल सर्विस, ETC, ये जो भी है ये हो गया आपके सर्विस सेक्टर। 53% टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द करंट प्राइस इन 2021-22। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अराउंड 53% था। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये एक टाइप ऑफ सिस्टम है जिसके यूज से हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस यानी मार्केट प्राइस में, और बोल रहा है कि 21-22 में 53% शेयर था सर्विस सेक्टर का इंडिया के GVA में। द रिपोर्ट ऑफ RBI's इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ऑन इंटरनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज, ये रिपोर्ट क्या है कि दिस बेसिकली वांटेड टू टेल कि कैसे इंडिया के रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए जाकि ताकि इसका यूज हो इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड में। सो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इस अगर इंडिया की रुपी डॉलर के जैसे हर ट्रेड में यूज होने लगेगी तो लिमिट एक्सचेंज रेट रिस्क, मतलब अब इंडिया की ही रुपी से काम हो रहा है तो आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि $1 का वैल्यू रुपी में कितना होगा, तो रिस्क जो है कि एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो कम जाएगा। लेट्स से ₹60 का था, अभी डॉलर $70 का हो गया तो इजाफा हुआ तो ज्यादा आपको रुपया देने पड़ रहे हैं, वो सारे रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। इंक्रीज एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, सिंस एक इंटरनेशनलाइज्ड हो जाएगा आपका करेंसी तो
आप इंटरनेशनल मार्केट में इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। गवर्नमेंट फाइनेंस जो है वो क्या कर सकता है, अब से फॉरेन से उसको वो पैसे उठा सकता है अपने जो रिजर्व्स हैं उसको बिना यूज किए। चैलेंजेस क्या है, अपना जो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी है कि पैसे को कैसे कंट्रोल में रखना है, इन्फ्लेशन का क्या है उसके, वो एक चैलेंज है। हाईलाइट एक्सटर्नल शॉक, अब कहते क्या है कि इंडिया का जो मार्केट है या इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है या जो पैसे हैं वो ज्यादातर पैसे इंडिया के अंदर के ही पैसे, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है ये वो कम है। तो इसीलिए क्या, जब मार्केट खराब होता है या फॉरेन में रिसेशन होता है तो इंडिया कम इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज इंडिया में जो पैसे हैं वो सारे इंडियन ही के इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए इम्पैक्ट कम होता है। बट अब जब इंटरनेशनलाइजेशन होगा तो बाहर कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट इंडिया में मिलेगा। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, द मेन कॉस्ट ऑफ अलाउइंग ग्रेटर इंटरनेशनल यूज इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबल इंक्रीज वोलेटिलिटी एंड एक्सचेंज रेट। इसके लिए बोल रहे हैं कि ज्यादा इस पे क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि जो अभी वोलेटिलिटी है एक्सचेंज रेट में, कभी 70 रुपए कभी 60 रुपए, उसके लिए इसके ऊपर फोकस किया गया। कैन रूपी बिकम इंटरनेशनल करेंसी, क्या रूपी इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है? जरूर बन सकता है। इसमें जो आरबीआई ने बोला है, क्योंकि लास्ट डिकेड से इंडिया एक इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्लस बहुत सारे कंट्रीज जो है वो रूपी स्वैप के तहत काम कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान, कतर, यूनाइटेड किंगडम एंड अदर कंट्रीज, व्हाइल इट इज लीगल टेंडर इन नेपाल एंड भूटान। नेपाल भूटान में तो नोट भी इंडियन यूज कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन है कैसे इस पे इंटरनेशनलाइजेशन किया जाता है, ये मेंस के रिस्पेक्ट में यूजफुल है। उसको आप, मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है साइट पे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, राइट। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, ये है एम्बर्जेस। ये क्या है, स्पर्म व्हेल है, उसको उनके कहते हैं कि उनके वॉमिट को एम्बर्जेस बोलते हैं, बट वो क्या होता है, वो उनके फीकल्स होते हैं। सो एम्बर्जेस आर वर्थ 4 crores हैज बीन फाउंड इन द स्टोमक ऑफ डेड स्पर्म व्हेल इन कैनरी आइलैंड ऑफ ला पाल्मा, स्पेन। स्पेन में के कैनरी आइलैंड में ये मिला है। क्या है ये? एम्बर्जेस मीन्स ग्रे एम्बर इन फ्रेंच, waxy substance that originate from the digestive system of sperm whale। स्पर्म वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको ओरिजिनेट होता है। इसका काम होता है कि ये जो है ना, जो ये इन जनरल इसको कहा जाता है कि ये वेल मतलब वेल के वॉमिट होता है, बट ये वेल वॉमिट नहीं होता है। ये क्या है कि वेल इतने एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसको खाता है, तो उसको मूवमेंट के लिए, जो अंदर में स्टोमक में मूवमेंट के लिए जो एक वक्सी सब्सटेंस बनाया जाता है वो होता है एम्बर्जेस। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस हो गया प्रोड्यूस परफ्यूम बनाने में, फ्लेवर, फूड, अल्कोहलिक बेवरेजेस, इस सब चीजों में। बट इसका क्या है ना, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सब कंट्रीज में इसका बैन है यूसेज। स्पर्म वेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पर्म वेल गॉट देयर नेम बिकॉज उनके हेड पे सेमी फ्लूइड लिक्विड मिलता है, जिसको लोग समझते थे ये स्पर्म है, इसीलिए उनको स्पर्म वेल कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओशन, चारों तरफ हर ओशन में मिलता है, मेडिटेरियन सी में स्पेसिफिकली। अपीयरेंस कैसा है दिखने में? लार्ज डार्क कलर्ड toothed whale with massive square head, a third of its body length, मतलब 1/3 उसका बॉडी का लेंथ जो है उसका हेड है। द स्पर्म वेल्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल, टूथ वेल्स में सबसे बड़ा है। लाइफ स्पैन 70 साल, 50 साल तक मैक्सिमम, जब 50 साल तक होता है तब फुली डेवलप होता है मेल। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN का वनरेबल, शेड्यूल 2 ऑफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और इसके यूजेस जो एम्बर्जेस है इसको भी इलीगल है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो साइट के अपेंडिक्स 1 में इसका नाम है, राइट। So that's it for ambergris. Coming on to the next news, that is cucumber mosaic एंड टोमेटो मोजाइक। ये क्या है, ये अभी न्यूज में है बिकॉज कुछ टोमेटोज और क्यूकम्बर ये सब जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में कुछ खराब हो गए हैं, जिसके पीछे रीजन ये 2 डिसीज को बोलते हैं। ये टोमेटो मोजाइक वायरस जो है वो विरिडे फैमिली का है, ओरिजिनली रिलेटेड टू टोबैक मोजाइक वायरस। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट में 2009 में। होस्ट कौन से प्लांट्स में मिलते हैं या वेजिटेबल्स में? तो टोमेटो, टोबैको, पेपर, ऑर्नामेंटल प्लांट। स्प्रेड कैसे होता है? इन्फेक्टेड सीड्स, सैपलिंग से। इफेक्ट क्या है? येलो फॉलिएज, जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं, डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टोमेटो मोजाइक वायरस। और सेम इज फॉर क्यूकम्बर। ये क्या है, क्लाइंबर्स एनिमल जो होते हैं, क्यूकम्बर, मिलियन, एग प्लांट्स, इनको इफेक्ट करता है। स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड बाय एम्फिज, यानी छोटे छोटे कीड़ों से होता है। इफेक्ट कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स खराब कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ फूड्स खराब कर देते हैं। इस सब से क्या होता है कि ये सब इंपॉर्टेंट एजेंट हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेबल्स।